हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले मर्दान की तहसील रुस्तम के इलाके पल्लू ढेरी में एक पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकारों को दहशतगर्द हमले में शहीद किया गया, जिसकी ज़िम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। पोलियो की सिचुएशन पाकिस्तान में ख़ासी बेहतर हो रही है। मैं पढ़ रहा था कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 3 माह में सिर्फ़ 1 केस आया है, तो लिहाजा चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मगर ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में जो पोलियो टीम्स के ऊपर हमले हुए हैं हालिया महीनों में, मसलन इस जनवरी में ही करक के इलाके में भी एक पुलिस एहलकार को शहीद किया गया। गुज़िश्ता बरस जो है पुलिस एहलकारों पर हमले हुए, तो उस चीज़ के लेकर के मेरे ख़्याल में हुकूमत को और ख़ुसूसन पुलिस को मज़ीद हिफाजती इंतज़ामात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 2 जो एहलकार शहीद हुए हैं। और ये मोडस ऑपरेंडाई ये होता है कि अब जब पोलियो की वैक्सीनेशन हो रही होती है उस वक्त हमला नहीं करते, जब वो वापस जा रहे होते हैं तो उस वक्त हमला होता है। पहले देखा है, बिल्कुल देखिए, माना कि ये तो इज़ अ प्योर एक्ट ऑफ टेररिज्म, लेकिन पोलियो कैंपेन के साथ जो हुआ है पाकिस्तान में वो भी एक मेरा ख्याल एक नेशनल ट्रेजेडी है। और जब ये कोरोना वायरस आई थी और जब हमारे यहाँ फिर कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं वो ही ना हो जो पोलियो कैंपेन के साथ हुआ था, क्योंकि तकरीबन मिलता जुलता प्रोपेगेंडा भी चल रहा था। लेकिन अगेन अल्लाह का शुक्र है, और क्रेडिट गोज़ टू फेडरल गवर्नमेंट, क्रेडिट गोज़ टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्रेडिट गोज़ टू NCOC स्पेशली। और आज ही इनफैक्ट पता लगा है कि 1 करोड़ वैक्सीनेशंस के लैंडमार्क पर हम हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सच वो कह रहे हैं कि 3 लाख के करीब एवरेज लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। और उन्होंने टारगेट जो है मेरा ख्याल रियलिस्टिक ही बनाया है कि इस साल के आखिर तक वो 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन करने का टारगेट। और ये भी ऐलान किया कि $1 अरब की अब वैक्सीन जो है वो मंगवाई जाएगी। आज जो कोरोना की सूरत हाल चल रही है मुल्क भर में, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो एवरेज है वो 2.5% पर आ गई है। सिंध में अभी भी दबाव है, ख़ुसूसन कराची, हैदराबाद में जो है शरह वो ज़्यादा है, और उसकी वजह यही है कि ये स्ट्रेन जो है कराची में वो बाद में आई थी, तो पूरे मुल्क में पहले आई। और हमने देखा कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और वफाकी दारुल हुकूमत में ख़ासा जो है कशीदा सूरत हाल हो गई थी, मगर उसको फिर कंट्रोल किया गया। अब उम्मीद यही है कि सिंध में भी आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, आज का जो इलामिया है NCOC का, उसमें 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर अगर हम बात कर सकें। एक तो कि जो तमाम पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन हैं और तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं, उन पर वैक्सीन लेना लाजिम है। 30 जून की डेडलाइन 30 जून की डेडलाइन है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए। हाँ। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स को कि आप वैक्सीनेशन कराएं। अच्छा, जाहिर है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं जानना चाहूँगा कौन से इंसेंटिव्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि दुनिया में क्या हो रहा है। चीन, रूस और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में वहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू है कि अगर आप टीका लगाएंगे आपको आइसक्रीम मिलेगी। मतलब इस किस्म के इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं। अमेरिका में तो बाकायदा कुरानदाजियाँ हो रही हैं। जैसे फिलाडेल्फिया में एक हुआ है कि जो भी वैक्सीन कराएंगे उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कुरानदाजी होगी, राफल में जाएगा, विनर को $50,000 मिलेंगे। हाँ, और बाकियों को वही 5,000। अच्छा, वेस्ट वर्जीनिया में और भी है, विनर को $1 मिलियन मिलेंगे। अब इस बहाने तो सभी टीके लगाने शुरू हो जाए। और क्योंकि वेस्ट वर्जीनिया है, तो वहाँ पर आपको जो 2nd और 3rd 4th प्राइजेस है ना, उसमें आपको राइफल्स और शॉटगन्स भी मिलेंगे। इसका मतलब है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन है, उसके लोग शौक से लगवाएंगे। और दूसरे में ये कह रहा हूँ कि अगर कोई रिलक्टेंट हो ना, तो राइफल में रख के, वो नहीं जैसे गेंडे को आप बेहोश करने के लिए फायर करते हैं, ट्रैंकुलाइजर, तो इसी तरह है कि जो नहीं लगवा रहा उससे कहीं चल भाई भाग। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छी पॉलिसी अपनाई, मुराद अली शाह ने पिछले हफ्ते। सबसे अच्छा इंसेंटिव जो है ना, सॉरी, वाशिंगटन वाला लगा कि आप वैक्सीन लगाइए, एक चरस पिक्चर दिखा देते हैं उसकी, अगर वो है हमारे पास पिक्चर बंदे की। ये वाशिंगटन में भी है, ये देखें भाई को,
ये देखें, ये अपने आप को कहता है मेयर ऑफ मैरिजुआना, और ये न्यूयॉर्क में इट्स कॉल्ड जॉइंट्स फॉर जैब्स, टीका लगाओ ये आपको। बल्कि 2-3 लोग तो अगले दिन भी आ गए कि यार फिर लगवानी, उन्होंने कहा भाई एक ही दफा, वो भूल गए होंगे ना लगाने के बाद। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने जो ये किया कि वो पिनलाइज करेंगे, उनकी तनख्वाहें रोक लेंगे उन अपने मुलाजमीन की, सरकारी मुलाजमीन की जो नहीं करवाएंगे वैक्सीन, और मेरे ख्याल में एक अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत से हमने देखा इनिशियली, और ये पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, जैसे ज़रार ने भी कहा, तमाम ममालिक इंसेंटिव दे रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 20 से 30% हर मुल्क में ऐसी इंसान तो वही है, हाँ, पॉपुलेशन है जो वैक्सीन नहीं लगवा रही या रिलेक्टेंट है। तो इस तरह के इंसेंटिव और या पिनलाइजेशन जो है, कुछ दिन पहले जब ये सिंध हुकूमत का फैसला आया था, अब तो एनसीओसी ने भी कह दिया, तो मुझे काफ़ी व्हाट्सएप्स आए थे कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो मैंने कहा तो मैं तो कहता हूँ कि डंडे मार के लगाओ, ठीक है। तो वो शुरू हो गए कि जी यार ये तो बड़ी अनएथिकल है और ये है और वो है। तो मैं कहता हूँ आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पर आपके इंडिविजुअल राइट्स और सोसाइटी के राइट्स के बीच में क्या टकरार है, और इस सूरत हाल में आपकी इंडिविजुअल राइट्स के बारे में मुझे कोई परवाह नहीं। अनएथिकल तो ये भी है कि आपसे मुझे कोविड लग जाए, अब ये शायद ज्यादा बुरा है, ये शायद ज्यादा बुरा है। तो मैं तो कहता हूँ इस केस में इनफैक्ट बिल्कुल ये वुसअत का आइडिया बहुत अच्छा है। आप एक ऑर्गेनाइज इवेंट करें, जो नहीं लगाना चाह रहे ना वैक्सीन को, आप भागें और हम आपको वो ट्रैंक्विलाइजर गन से गोली मारते हैं, अगर आप बच गए तो बिस्मिल्लाह। गोली नहीं मारते, वैक्सीन मारते। अच्छा, एनसीओसी के एलामिये में कुछ आज अच्छी चीज़ें आई, जिसमें कारोबार जो है पूरे मुल्क में वो अब एक दिन बंद रहेगा। हम पहले 2 दिन था, जुम्मे और इतवार को, या हफ्ते और इतवार को कुछ जगह था वो सूबाई हुकूमतों की अपनी सवाबदीद पे था। अब जो है उसको एक छुट्टी कर दिया गया है, यानी या इतवार के रोज़ ही जो है कारोबार सारा बंद होगा। आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त दी गई है, ताहम जो इंडोर डाइनिंग है वो अभी भी नहीं खुलेगी। जो पार्क्स हैं उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, जिम्स, एग्जैक्टली सारा। और उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ये इजाज़त दी गई है कि अब 70% जो है अब उस पर आप चल सकते हैं। और मैंने ये देखा यार, अच्छा, ये सबसे ज़्यादा मज़ाहिया इजाज़त है। अभी जब मैं गया ना कोयटा गया, तो प्राइवेट एयरलाइन थी, और प्राइवेट वालों को तो ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, जो लाइन बन रही थी ना चेक इन के लिए, उन्होंने कहा 6 फुट हर मुसाफिर बड़ा मुतासिर। यार ये देखो ये काम होता है यार। अंदर गए तो 310 सीटों के जहाज में जो है 317 लोग थे। वेल देखो ये तो अब इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता है, उन्होंने भी जहाज चढ़ा था, लोगों ने भी चढ़ा। अच्छा, एक जो है जिसमें थोड़ी सी नोट ऑफ कॉशन है कि तकरीबन 3 लाख लोग, और ये भी अगर एनसीओसी का ही डेटा है, ऐसे भी हैं जिन्होंने पहला टीका लगाया और फिर अपनी दूसरी खुराक के लिए वहाँ नहीं आए 3 लाख लोग। अच्छा, इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि सब रिफ्यूज़ल कर रहे होंगे। जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि इसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक तो होता है कि कहीं कहीं लोगों की वफात भी हो जाती है, ठीक है, सही है, भूल गए कार्ड खो गया या कोई और काम हो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले टीके के बाद फिर उनको कोरोना वायरस हुई है, या वो और किसी चीज से बीमार हो गए, नहीं, और वो उनमें से वो फिर टाइम पर नहीं पहुंचे, या फिर एक और कैटेगरी लोगों की है जो ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन है उसका शिकार हो गए। अच्छा, अच्छी बात यह है कि एनसीओसी फॉलो अप कर रही है, जो कि पाकिस्तान में जिसका कोई तसव्वुर नहीं था। जिन लोगों ने नहीं लगाई उनको मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आपने इस तारीख को आपकी ड्यू थी, आपने नहीं लगाई, तो काइंडली आकर के लगवा लें, ये आपका कोड नंबर है। एक और ये कॉल सेंटर बनाया गया सिर्फ इस काम के लिए। बिल्कुल। एक और जो चीज़ है ना, लेकिन यहाँ पे भी जिक्र करना ज़रूरी है, सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम लिंक्ड है आपकी एनआईसी के साथ। आपके पास फॉर एग्जांपल कराची शहर में भी बहुत कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास एनआईसी नहीं है। बर्मी बंगाली कम्युनिटी हो गए, बंगाली हो गए, और भी बहुत हैं मुख्तलिफ मुहाजिरीन, औरतें हैं जिनके पास एनआईसी नहीं, जिनके पास एनआईसी नहीं है। तो यहाँ पर भी, क्योंकि देखिए अब ये ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीन लगा दी उसका मतलब है कि आपने शरीयत दे दी है, लेकिन ये भी एक पब्लिक हेल्थ इशू है, नहीं तो फिर वो जो रेजर्वायर्स हैं वायरस के वो नहीं खत्म। सही बात तो ये है। और मेरा ख्याल है वॉक इन की सहूलत उन्हें भी देनी चाहिए, या तो वॉक इन, इसलिए कि पाकिस्तान मोटी मोटी बात तय कर लें कि पाकिस्तान की बाउंड्री में इस वक्त जो मौजूद है बस उसको वैक्सीन लगेगी, बस बिल्कुल, जो है ना वो ना। अच्छा, एक चीज इसके साथ ये भी हो सकती है कि अगर वो नहीं आ रहे, और ये आगे की बात है,
आप वैक्सीनेशन उनके पास भी ला सकते हैं। जैसे पंजाब में फॉर एग्जांपल लिमिटेड मोबाइल वैक्सीनेशन का सिलसिला भी शुरू हुआ है, माना कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, लेकिन इस चीज़ को आप स्केल अप भी कर सकते हैं ना कि जी आ जाएं, हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे कि आपका क्या स्टेटस है, आपका क्या नहीं है, आप आके प्लीज़ टीका लगा दें। बाकी मेरे ज़हन में आया कि अगर जब इतना ही कर रहे हैं, जैसे ईदी है उसका बड़ा वर्ल्ड नेशनल नेटवर्क है जी, उनको मैंडेट दे दें कि यार ये वैक्सीन की खेप है, ये आप एडमिनिस्टर करें और इसका रिकॉर्ड हमें दे दें, इसका रिकॉर्ड तो उससे भी ज्यादा तेजी से फैल सकता है। हाँ, क्योंकि लोग जो लोग शायद हुकूमत पर एतबार ना करें तो ईदी पर तो इन जैसी तंजीमों पे कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, दो बहुत मजीद अच्छी खबरें हैं कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं सिवाय एतवार के हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे और उनका टाइम बढ़ा दिया गया है सुबह 8 से लेकर रात 10 बजे तक। और कल से वैसे तो इजाज़त होगी कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वॉक इन किसी भी सेंटर में जा सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जिस दिन ऐलान होता है उस दिन आमतौर पे नादरा वादरा और वो नेटवर्क अपडेट नहीं होता, तो इसे ये समझा जाए कि मंडे से 18 साल और उससे ऊपर के अफराद जो हैं, यानी तकरीबन पूरा ही ब्रैकेट, वो किसी भी सेंटर में वॉक इन जा सकता है। बड़े सेंटर वॉक इन का मतलब क्या ये है कि उसने कोर्ट की भी जरूरत नहीं, कोर्ट की जरूरत है, कोर्ट तो चाहिए, जाहिर है वो एंटर करना होगा, लेकिन किसी स्पेसिफिक सेंटर की जरूरत नहीं जो इनिशियली हुई थी, कोर्ट आ जाए जैसे आपका किसी भी सेंटर में। और सिंध में जैसे एक्सपो सेंटर में वहाँ 24 घंटे है, तो आप रात को अगर लेट भी जाते कभी भी जा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग में देख रहा था कुछ लोगों ने ट्वीटें की कि हम जो है 5 बजे पहुँच गए थे और 5 मिनट लगे, ये देखो। और तो वो अभी पता है ऑनेस्टली मेरा ख्याल था कि डिजास्टर होगा। सही बात, ठीक है। और पता है क्यों भी ख्याल था, क्योंकि जब ये आपको अब तो लगता है ना कि 10 सालों से ये वबा चल रही है, लेकिन इतना टाइम नहीं हुआ। आपको याद है जो शुरू वाले दिनों में हम क्या देख रहे थे, हम सिर्फ पॉलिटिकल फाइटिंग देख रहे थे, हम सही कर रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो, तुम बंदे मरवा रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन थैंक्स के एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जहां पर सब बैठकर बात कर सके। अब इसमें एक ये मसला भी है कि अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इस तरह का मॉडल मैं बाकी चीजों में भी देखूं, क्योंकि आपने साबित कर लिया कि आप कर सकते हैं सर। और खास तौर पे हमारा पब्लिक हेल्थ सेक्टर सलाम है उनको, सलाम है, तो मतलब अनकंडीशनल। और अगर रीजन से कंपेयर किया, जैसे इंडिया है, ईरान है, तो हमारा जो इस वक्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बहुत बेहतर है। एंड अगेन ये एक टेम्पलेट है सर। हाँ, अगर आप इसमें इतनी बड़े प्रोजेक्ट को आप चला सकते हैं इतनी स्मूथली, तो फिर मुझे ये ना अगले दिन बताएं कि सर ज्यादा मत फैलो। अगर एक नहीं, मैं फैल रहा हूँ, मैं फैल गया। और हम लोग सको तो रोक लो, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अब एक ऐसी इशू की तरफ जाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से तो ओझल है ही, मगर हुकूमत की नज़र से भी ओझल है। हम बात कर रहे हैं जानी खेल, जो कि एक तहसील है खैबर पख्तूनख्वा की, जो बॉर्डर करती है लकी मरवत, बन्नू, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से। वहाँ 10 दिनों से मकामी अफराद का एक धरना जारी है। जब 31 मई को वहाँ के एक मकामी कबायली रहनुमा मलिक नसीब खान को नामालूम दहशतगर्दों ने उनको शहीद किया, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक धरना शुरू हुआ। उसके अलावा वहाँ जो है लैंड माइंस में भी 3 बच्चे शहीद हुए, और वहाँ जो उनके लवाहिकीन हैं वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। अच्छा, जैसे हमारी हुकूमत का हमेशा मोडस ऑपरेंडी होता है कि इस तरह के किसी भी धरने को आप पहले तो कॉर्डन ऑफ कर देते हैं कि कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक हुकूमती कोई रहनुमा वहाँ नहीं किया। 4 बच्चों की जो लाशें मिली थी उसके बाद जो हुकूमत का एटीट्यूड था, मैं वहीं आ रहा था। और ये इलाका जो है इसमें खासा शोरिश ज़्यादा था। यहाँ पर जैसे लैंड माइंस बहुत हैं और सिक्योरिटी की सिचुएशन अभी भी बहुत ख़राब है। मार्च में एक वाक़या यहाँ हुआ था जब 4 नौजवानों की लाशें मिली थी पहाड़ों से, और उसके ऊपर भी एक धरना हुआ था, और इवेंचुअली एक एग्रीमेंट हुआ था मकामी अफराद का जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से, जिसमें उनको अश्योर कराया गया था कि अब जो है
यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं होने दी जाएगी और यहाँ पर जो है लोगों की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मगर जैसे हर हुकूमत करती है कि मुआहदा कर लिया, उसके बाद मुँह दूसरी तरफ कर लिया। तो फिर अब ये जो वाक़या हुआ है, इसके बाद भी अभी तक सिवाय बन्नू के जो डिस्ट्रिक्ट हेड हैं यूसुफ जई साहब, वो वहाँ गए हैं, वो मुज़ाकरात करें, मगर कोई हुकूमती जो रहनुमा है या ओहदेदार फॉर दैट मैटर वज़ीर हो गया या वो उसने वहाँ जाने की जहमत नहीं की। इनिशियली जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ गई वहाँ पर वफूद लेकर, उनको भी रोका गया और उनको नहीं जाने दिया गया। फिर इवेंचुअली इजाज़त दी गई 5वें 6ठे दिन। पहले सेनेटर फ़रहतुल्लाह बाबर और अफराज साहब खटक गए, उसके बाद जमात इस्लामी का एक वफ़द गया, ANP का और पीपल्स पार्टी शेरपाव के ग्रुप्स को रोक दिया गया। मगर आज मेरी बात हुई ANP के जो सूबाई सदर हैं इमल वली ख़ान, वो वहाँ वफ़द लेकर के गए और उन्होंने वहाँ पर यही बात की कि यहाँ जो लोगों के साथ हो रहा है उस पर हुकूमत को आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, उस बारे में कुछ ना कुछ उनको जो है एक्शन लेना पड़ेगा। मगर अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी शुनीद सामने नहीं आई कि वो इस मसले को किस तरीके से तो मामला थोड़ा सा अभी और बिगड़ना चाहिए तब आती है हुकूमत, इस तरह सादा मामले पे नहीं आती है। सादा मामला वो लोकल अफसरों पे छोड़ देती है। लोकल अफसर बहुत एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, ज़ाहिर है लोगों की नब्ज़ की पहचान रखते हैं, लेकिन उसमें कबाहत ये होती है कि फ़र्ज़ करें डिप्टी कमिश्नर का मकामी अबाइदीन से मलकों से माहिदा हो गया। अच्छा, अब हो गया, अच्छा अमायदीन ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत है और ये तो बस जब रियासत ने वादा कर लिया तो कर लिया, लेकिन उनके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होती। जब वो जाते हैं पेशावर रिपोर्ट करने या किसी और सूबाई दारुल हुकूमत, तो वो पॉलिटिकल जो वज़ीर होते हैं या बाकी जो क़यादत होती है वो कहते हैं जी ये तो आपने दिया है अपने तौर पे, तो हमें तो आप अभी बता रहे हैं। तो पॉलिटिकल बैकिंग ना होने की वजह से वो मायदा शटर होना शुरू होता है और फिर उनका जो एतमाद है कबायलियों का या लोकल्स का, वो DC पे कमज़ोर नहीं होता है। वो कहता है यार ये रियासत किस तरह की है, इसकी कितनी ज़बान। अच्छा, मुआहदा हुआ था वो तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया था, बाकायदा चीफ मिनिस्टर वहाँ गए थे और साइन हुआ था मुआहदा जो मार्च में हुआ था, जब 4 लोगों की लाशें मिली। जो जोग्राफिया बता रहे हैं इस इलाके का, ठीक है, अभी सारी जो फोकस है और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है कि अभी पोस्ट US विथड्रॉल अफगानिस्तान में क्या होने वाला है हमें नहीं पता। ऐसे मौक़ों पे तो इस तरह के मसाइल फौरन ये एग्जैक्टली दैट, देखो ये आपका एक सॉफ्ट पॉइंट है, आपका एक सोर पॉइंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। यहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई हैं, मतलब एक ट्रॉमेटाइज्ड रीजन है, लेबॉर्ट्री रही है ना, मतलब इट्स ए ट्रॉमेटाइज्ड रीजन, आप जो भी इसको कहना चाहें, ठीक है ना। अब ये आपकी जो बात की वसत, अब इसमें बहुत वजन है। छोटी सी बात है ना, आपने DC को भेज दिया, पीछे बैकिंग नहीं है। मैं वो KP वाली बात नहीं कर रहा, जनरली जो बात होती है, ठीक है। लोगों का रियासत DC से नहीं हटता, लोगों का एतमाद DC से नहीं हटता, रियासत से हटता है। आप ही अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज़ कि एक सानिया हुआ है और आई विल एडमिट कि इस तरह के इलाकों से बदकिस्मती से हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि एक्चुअली हुआ क्या है। आपको एक वर्जन मिलेगा, आपको एक दूसरा वर्जन मिलेगा जो 180 डिग्रीज उससे फर्क होगा। आप एक की बात करेंगे, दूसरा कहेगा कि ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा, ये होता क्यों है? क्योंकि हुकूमत कहीं मौजूद ही नहीं होती ना, कि अगर हुकूमत चुप साध लेती है ऐसे वाक़यात के ऊपर, बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं हो रहा, तो जाहिर है फिर मौका मिलता है कि हर शख्स जो है अपनी बात करे और जो है उस उबलती हुई देख पे सिर्फ ढक्कन रखने के लिए होती है वहाँ, और यहाँ पे तो ढक्कन भी नहीं रख रहे ना। मसला ये उनको तो पता नहीं है या नहीं है। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब इस तरह का वैक्यूम हो इंफॉर्मेशन का और आप देख रहे हैं कि यार कोई घास ही नहीं डाल रहा, तो फिर जाहिर है लोग प्रोपेगेंडा करेंगे, क्यों ना करें यार, प्रोपेगेंडिस्ट का तो काम ही यही है। अभी मैं देख रहा था कि पिछले हफ्ते की बात है शायद, कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बाकायदा एक रेजोल्यूशन पेश होती है मलाला यूसुफजई के बारे में। यार आपका क्या जाएगा क्या ये भी एक इशू नहीं है? क्या ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू नहीं है? तो हम ये भी देखना चाहिए कि अब ये इलाका KP का हिस्सा है, ठीक है। माना कि अनाउंस करने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कलदम TTP ने पिछले 2 महीने से तशद्दुद के विजिटिंग कार्ड बांटने शुरू कर दिए। आज मर्दान में जो है ये जो उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, तो और वो कह रहे हैं सर हम आ गए।
हाँ, हम आ गए। तो और ऐसे मौक़ों पे आप इनके जो मामूली मसाइल हैं कबायलियों के, अगर उन्हें भी आप इग्नोर करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप पहिया दोबारा से ईजाद करने के मूड में हैं। और कितनी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, पहिया आपके ऊपर चढ़ता है। हाँ, और दूसरा ये कि हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर जो है शीरी मज़ारी साहिबा, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो या कनाडा का मसला, बिल्कुल आपको ट्वीट करनी चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, असेंबली में आप बात भी करती हैं, लेकिन जब कबायलियों की बात आती है तो हर आम पाकिस्तानी शहरी की, सिर्फ कबायलियों की नहीं, सिर्फ कबायलियों की भी नहीं, हज़ारा की देख लें, बहुत इस तरह के आपको बहुत केसेस हैं। अफसोस इस बात का है कि आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे आपने कहा जब तक मसला फिर मज़ा नहीं आता, हल करने में मज़ा नहीं आता, जब तक हाथ से ना निकल जाए, जब तक हाथ से। वक्फा लीजिए। वेलकम बैक। और हालिया बरसों में पाकिस्तान में जो माहौलियाती तनज़्ज़ुली हुई है, जिसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कहते हैं, वो इतनी ज़्यादा हुई है कि पाकिस्तान को माहौलियात के हवाले से अब दुनिया के उन कम से कम 10 ममालिक की लिस्ट में शामिल किया जाता है जो माहौलियात के ख़तरात से इंतहाई ख़तरात से दो चार हैं। और न सिर्फ दो चार हैं बल्कि अपना रेवेन्यू भी उन्होंने कहा कि $1 बिलियन से ज़्यादा सालाना जो है हम लूज़ करते हैं। मगर खुशकिस्मती ये रही कि ये हुकूमत जो है इसने माहौलियात के ऊपर तवज्जो दी। और अभी से नहीं, जब बिलियन ट्री सुनामी शुरू हुआ तो एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसको बैनुल अक़वामी तौर पर रिकग्नाइज़ भी किया गया। हुकूमत में आने के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म ने भरपूर तवज्जो दी और कुछ बेहतरी के हमें आसार नज़र आने शुरू हुए हैं। दरख्त लगाने के काम में बहुत तेज़ी आई है। सिंध हुकूमत ने मैंग्रोव्स के हवाले से बहुत एक्सेप्शनल काम किया है जिसको बैनुल अक़वामी सतह पर रिकग्नाइज़ किया गया है। एक NGO जो है वो शजरकारी कर रही है। बिल्कुल जी। तो लोगों को कम से कम शऊर मिला है कि हाँ, हमने माहौलियाती ख़तरे के सामने आंखें बंद नहीं करनी है, उसका मुकाबला करना है। तो पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ा जात जो कि बहुत खूबसूरत हैं, हम सब जाते हैं वहाँ पर भी हालिया बरसों में ख़ासी डिग्रेडेशन हुई है। लैंडस्लाइड्स हमने देखी, वहाँ दरख्त कटे, टिम्बर माफिया, हर एक का नाम सुना। बहुत सी एजेंसीज वहाँ काम कर रही हैं। जंगलात थे जब पाकिस्तान बना है, अब 4% से कम है। 4% टोटल की बात करें। बिल्कुल जी। तो शुमाली इलाक़ा जात में आगा खान फाउंड एजेंसी फॉर हैबिटेट जो है वो बहुत ही एक एक्सेप्शनल काम कर रही है। गुज़िश्ता बरस UN हैबिटेट का जो गोल्ड अवार्ड था वो भी जीता इस एजेंसी ने। और वहाँ पर जो सूरत हाल है, अभी मैं पढ़ रहा था कि वज़ीर आज़म के साथ इन्होंने कमिट किया है कि शुमाली इलाक़ा जात में 50 मिलियन जो है दरख्त ये लगाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करें। हमारे साथ मौजूद हैं नवाब अली ख़ान साहब जो CEO आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट के। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नवाब अली ख़ान साहब, जो हालिया बरसों में ख़ुसूसन पिछले 3 वर्षों में जो तवज्जो आई है माहौलियात की तरफ और आपकी एजेंसी ने जिस तरह काम किया है, पहले तो थोड़ी सी उसकी हमें तफसील बता दीजिए। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा कि माहौल के ऊपर, माहौलियात के ऊपर एक खुसूसी ड्राइव जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुरू किया है और इनफैक्ट उसमें लीड लिया है। तो हमारा काम, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का काम, गवर्नमेंट के जो भी इस किस्म के इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करना है। तो जो ग्रीन पाकिस्तान का प्रोग्राम है, जो 10 बिलियन सुनामी का जो प्रोजेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है, उसमें AKDN जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की, जो माउंटेनस एरिया है वहाँ हम पार्टनर हैं गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ हमारी एग्रीमेंट है और हम 50 मिलियन दरख्त जो है वो साथ मिल के हम लगाएंगे। 5 करोड़ दरख्त की हम बात कर रहे हैं। माजी में हम ने लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिल के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमने काम किए हैं। हमारे जो बाकी सिस्टर AKDN एजेंसीज़ हैं, AKRSP ने ख़ुसूसी तौर पर एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया है। हम इसी तरह इसी फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के ऊपर गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम है बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के ऊपर, उसमें हम कमिटेड हैं कि इस प्रोग्राम को हम लेके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नवाब साहब, मैं जब आपका प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहा था तो इसकी खसूसियत ये भी है कि आपने कम्युनिटीज़ को न सिर्फ
अवेयर किया बल्कि उनको एम्पावर भी किया, ट्रेन भी किया कि किस तरह वो अपने कम अज़ कम इलाके में जो माहौलियाती तनज़्ज़ुली है उसको कम कर सकते हैं, कम अज़ कम रोक सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग का आपने प्रोग्राम शुरू किया, जिसको ज़ाहिर है आलमी सतह पर रिकग्नाइज भी किया गया, तो इनको कैसे ट्रेन किया गया? इसके कुछ एलिमेंट बताइए। इसमें मैं आपको ये बता दूं, ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एकेडियन का जो डिकेड्स का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जब तक मकामी सतह पर लोगों को तरक्की के इस अमल के अंदर शामिल नहीं करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हमारी बुनियादी तरजीह यही रही है कि हम मकामी सतह पर लोगों की तंजीम साजी करें, उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल करें, उन्हें जो है उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, तरबियत उनको दे दें, उनमें शऊर और आगाही पैदा करें। तो उस बुनियादी उसूल को सामने रखते हुए हमने यहाँ पे जो तंजीमात है, तकरीबन हर गांव के अंदर कोई 1400 के करीब जो है तंजीमात, ख़वातीन तंजीमात, मर्द तंजीमात जो है वो इस इलाके के अंदर बनाए गए हैं। उन्हीं तंजीमात के अंदर जो है कोई 800 देहातों के कोई 800 के करीब हमने डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाए हैं। इन कमेटीज़ का बुनियादी मकसद ये है कि वो उन देहातों में हमारे जो टेक्निकल लोग जाते हैं वो उनको तरबियत देते हैं कि कौन से लोकेशंस हैं इन विलेजेस के अंदर जो डिज़ास्टर प्रोन है, उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। कुदरती आफात के टाइम पे जो है वहाँ से कैसे बचा जाए, कहाँ पे इवैक्यूएट किया जाए, उसकी बाकायदा प्लानिंग होती है। फ्यूचर में आप सेफ़र एरियाज़, कौन से एरियाज़ है जहाँ आप अपनी तामीरात करें, वहाँ पे घर बनाएं, वहाँ पे रहें, उस पे उनकी आगाही की जाती है, तरबियत की जाती है। उसके अलावा कुदरती आफात के दौरान जो है रिलीफ पहुंचाने के लिए, लोगों की मदद के लिए स्टॉक पाइल्स का एक कॉन्सेप्ट है जो हम तकरीबन मकामी सतह पर यूसी के लेवल पे जो है हम स्टॉक पाइल्स रखे हुए हैं। गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है जब भी कोई कुदरती आफात आती है, हमारे जो कम्युनिटी इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम्स हैं जिनको हम सर्ट्स कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। वो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है कुदरती आफात के टाइम पे जो है वो सामने आते हैं। और कितने देहातों को इस स्कीम के दायरे में लाया गया है? आपकी जो ट्रेनिंग और स्कीम है उसमें 800 इस वक्त कोई 800 देहातों के अंदर जो है हमने ये प्लान्स बनाए हुए हैं, जिसमें कोई 50,000 के करीब वॉलंटियर्स को हमने तरबियत दिया है थ्रू आउट पाकिस्तान। अच्छा नवाब साहब, एक सवाल ये है, आप बात करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि इंटरेस्ट मिलते नहीं हैं, कि एक जानिब आप लोगों को ये कह रहे हैं कि जी आप दरख्त ज़्यादा ना काटें, लेकिन वो आपको जवाब देते हैं कि जी और क्या करें, हमें मतलब लकड़ी भी जलानी है, आग भी जलानी है, सर्दी भी है। तो ये जो लोकल इंटरेस्ट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच में जो एक बज़ाहिर एक कॉन्फ्लिक्ट है, और इंसानी ज़रूरत, थैंक यू, इसको कैसे आप रिजॉल्व करते हैं? इसमें हमारा अप्रोच ये रहा है कि जैसा मैंने कहा, आगाही और एक इलाके के अंदर कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप जब किसी कम्युनिटी में जाते हैं तो आप एक बार जाके वहाँ से गायब हो जाएं तो काम नहीं होता। इसीलिए एकेडियन जो है वो कॉन्टिन्यूटी पे बिलीव करती है। हम जिस इलाके के अंदर जाते हैं वहाँ पे एक ख़ास अरसे तक लोगों को एक ज़िंदगी के तरक्की के एक मरहले से दूसरे मरहले तक उनको पहुँचाने के लिए हम उनके साथ रहते हैं। तो इस स्पेसिफिक इशू के ऊपर जहाँ पे आपने सही कहा कि दरख्त काटे जाते हैं, तो हम लोगों की तरबियत इस तरह से करते हैं, आगाही इस तरह से देते हैं कि आप अगर दरख्त काट रहे हैं तो साथ में दरख्त उगाएं भी। तो करोड़ों की तादाद में शुमाली इलाक़ाजात के अंदर आप देखेंगे कि पॉपुलर ट्रीज़ जो हैं वो उगाए गए हैं, जो इस वक्त जो है टिम्बर का भी फराहम करती है लोगों को घर बनाने के लिए, तामीरात के लिए। उसके अलावा जानवरों के लिए जो है, मवेशियों के लिए चारा के तौर पे इस्तेमाल होता है, जलाने के लिए लकड़ी के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये एक चीज़ है। उसके अलावा हम ग्रेजुअली लोगों को जो है वो अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें सोलर एक ऑप्शन है। उसके अलावा माइक्रो हाइडल्स का जो कॉन्सेप्ट है जो एकेडीएन ने इंट्रोड्यूस किया, कम्युनिटी के लेवल पे माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनसे लोकल लेवल पे एनर्जी जो है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो एड्रेस हो रही है, जिनको लोकल लेवल पे कम्युनिटीज़ खुद मैनेज कर रहे हैं।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब हमें ज्वाइन करने के। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा काम कर रही है आगा खान फाउंडेशन, खुसूसन शुमाली इलाका जात में। ये चाहे वो तालीम का शोबा हो या जो है दूसरी शोबाजात हो, एग्रीकल्चर हो, नौकरियाँ हो, तो बेस्ट ऑफ लक टू योर फ्यूचर। एक वक्फा लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। क्या आपको मालूम है कि मलाला का असल नाम क्या है और उसका ताल्लुक किस मुल्क से है? अगर नहीं मालूम तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप रोज़नामा उम्मत नहीं पढ़ते। क्योंकि आज रोज़नामा उम्मत में एक इंकशाफ किया है, एक कॉलम छपा है जिसके मुताबिक मलाला यूसुफजई का नाम जेन है। फुल स्क्रीन कर दो। वो शायद उनका ताल्लुक पोलैंड से है और कि वो पाकिस्तान में तशद्दुद और कंस्पिरेसीज़ को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ पर प्लांट की गई थी। अच्छा, अब ये छपी तो आज डेली रोज़नामा उम्मत में है, लेकिन क्योंकि उम्मत वाले ईमानदार सहाफ़ी हैं तो उन्होंने क्रेडिट दिया है जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी, जिसमें पहले ये दुनिया को ये सारी हक़ाइक़ बताए गए थे, और वो छपी थी 2013 में डॉन की वेबसाइट पर और लिखी गई थी नदीम फारूक पराचा ने। अच्छा, अब इसमें यही बातें की गई हैं, इनफैक्ट इससे बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं कि जी ये पता लगा कि मलाला इनफैक्ट पोलैंड से है और जिसका नाम जेन है, जब ये आप देख रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब ने उनके एयर वैक्स को टेस्ट किया। और डॉक्टर साहब जो इसमें लिखे गए, उनका शौक था कि जो भी उनके पास आता था वो कहता था कि यार एक क्यू-टिप लगा के मैं आपके एयर वैक्स को अपने पास रखना चाहता हूँ। कुछ लोग सिक्के कलेक्ट करते हैं, ये एयर वैक्स कलेक्ट करते हैं। अच्छा, फिर इसकी कॉन्फर्मेशन दी एक इंटेलिजेंस एजेंसी के मेंबर ने, जिसका नाम सिर्फ यहाँ पर मिस्टर एक्स दिया जाता है, और अगर आप स्टोरी में उसकी तस्वीर देखें तो उसने ये देखें स्पाइडरमैन का आउटफिट पहना हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर हसास इदारे का है तो किसी को पता ना लग जाए। और उसमें ये भी नदीम फारूक पराचा साहब हमें बताते हैं कि जिस लड़की की तस्वीर ली गई थी अस्पताल में गोली लगने के बाद, वो मलाला नहीं थी। उस वक्त मलाला कहाँ थी ये आप देखें। मलाला उस वक्त स्वात रिवर के करीब बंजी जंपिंग कर रही थी। अच्छा, अब इससे पहले कि आप मुझे सीरियसली ले, वैसे कोई नहीं लेता, तो आपको ये भी बताऊं कि ये एक तंजिया मजमून था, और ओरिजिनल मजमून के आखिर में लाइन लिखी गई थी। ऊपर भी लिखी हुई है, आखिर में भी लिखी हुई है, साइडों पे भी लिखी हुई है। लेकिन जाहिर है कि जब ये छपी तो बहुत लोगों ने कहा कि सर मैं तो आपको कब से बता रहा था ये एजेंट है। हाँ, इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि कुछ ईरानियन पब्लिकेशंस ने भी इसको पिक किया था। बड़े एक वक्त पड़ गया था जी, अब मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन सवाल ये है कि 8 साल गुजर गए। अब उम्मत, रोजनामा उम्मत को इस खबर का कैसे ख्याल आया? तो हमने कहा कि जो फसाद की जड़ है, यानी नदीम फारूक पराचा साहब, नाम ही काफ़ी है, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या सोच है इसके बारे में। तो नदीम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अब मुझे पता है कि आपने इस आपके तंजिया मजमून पर कोई मेरे ख्याल को 50,000 बार तो आपसे कमेंट लिया होगा। आज आपका क्या ख्याल है कि उम्मत अखबार ने इसको क्यों छापा? क्या वो बाकियों की तरह इसको सीरियसली लेने लग गए थे, या फिर इसके पीछे कोई और एजेंडा है? थैंक यू ज़रार। मेरे पास 2 थ्योरियाँ इसके, मतलब बंदा एट द एंड थ्योरियाँ बनाता रह जाता है। ये 2013 में जैसे आपने बोला लिखा गया, तो ओरिजिनली मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिन्होंने उसको सीरियस लिया वो वाकई उसको फैक्ट समझे, बिकॉज उनमें वो चीज़ें लिखी हुई थी जो वो बिलीव करना चाहते थे। इवन दो जिस तरह आपने चंद चीज़ें मेंशन की वो इतनी अब्सर्ड और बिजार हैं कि मैं हैरान हूँ कि उस ज़माने में उसको सीरियस लिया गया। और इवन ईरान की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी और मीडिया आउटलेट जो है प्रेस टीवी, उसने भी किया, और उसके ऊपर एक वॉशिंगटन पोस्ट पे खबर भी छपी कि हाउ दिस सैटायर वाज टेकन सीरियस। उस वक्त तक चले ठीक है। उसी की वजह से हमने उस ज़माने मुसद्दिक सावल होते थे मरहूम एडिटर रिटर्न.com के, तो उन्होंने पहले नीचे एक बड़ा सा डिस्क्लेमर लगाया कि भाई ये सैटायर है, तंज है, इसको सीरियस ना लो। फिर वो जब काम नहीं आया तो उसको ऊपर भी लगाना पड़ा। तो 2 वहाँ डिस्क्लेमर लगाए गए, और एक दफ़ा एक पॉइंट पे उसने बेचारे ने उर्दू में भी लगा दिया कि यार, लेकिन नथिंग हैपेंड। तो ये बात तकरीबन साल तक लोग उसको चलाते रहे। तो खैर एनीवेज आगे जब बात बनी
तो बट दिस थिंग, ये जो सैटायर है, मेरे ख्याल लॉन्गेस्ट रनिंग सैटायर, इट कीप्स कमिंग बैक। ये मलाला जब वापस पाकिस्तान आई थी मेरे ख्याल में 2018 में, जो आई एम नॉट श्योर द ईयर, तो चंद ऐसे न्यूज़पेपर थे जिन्होंने पोर्शंस उठा के ट्रांसलेट करके उनको फिर छाप दिया एज फैक्ट। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मैंने यार इतनी भी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती इतनी लार्ज स्केल पे। तो मुझे उस वक्त एक, अब ये थ्योरी है, मेरे पास कोई उसका प्रूफ है नहीं एज सच, कि आई थिंक काफी लोगों को पता होता है, जो लोग छापते हैं उनको पता होता है ये तंज है, उनको पता होता है ये फैक्ट है, नहीं है ये सैटायर है, लेकिन वो छापते हैं बिकॉज उनकी जो जरूरियात है, उसको आप आइडियोलॉजिकल जरूरियात कहते हैं उनकी। बिकॉज देखें, आप भी सोशल मीडिया को मुझसे बेहतर जानते हैं, ज्यादा अच्छा स्टडी करते हैं, हम भी हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ ऑन डेली बेसिस आप वहाँ, जिसको मैं कहना प्रोपेगेंडा वॉर्स होती है जी, हर कोई अपना एक दूसरे का एंगल प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा होता है, और आजकल की प्रोपेगेंडा वॉर्स में फेक न्यूज एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट सर्टेन सैटायर पीसेस आल्सो यूज्ड एज वेपन्स। उनको पता होता है, हमें पता है ये फेक है, हमें पता है ये सैटायर है, लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उनको ये भी पता है कि आजकल के ज़माने में लोग जो व्हाट्सएप पे पढ़ लेते हैं, जो ट्विटर पे थोड़ा बहुत चीज़ पढ़ लेते हैं, उसको फैक्ट समझ जाते हैं, नोबडी बॉदर्स टू फाइंड आउट कि ये एक्जैक्टली है क्या। तो दूसरी जो थ्योरी है, where people are knowingly using fake stuff and satire as fact, the reasons are a bit more sinister, I would say. I personally think, again I don't know कि उम्मत को आज ख्याल आ गया just because कि वो मलाला की एक और कंट्रोवर्सी, इनके लिए कंट्रोवर्सी थी, उसके लिए नहीं थी, ना हमारे लिए थी, तो they were waiting as if कि सही मोमेंट पे स्ट्राइक करें, तो उनको कुछ नहीं मिला, तो फिर यही सैटायर वापस आके अलग मतलब डिफरेंट शक्लों में आके लैंड कर जाता है और उस पर बात शुरू हो जाती है। अच्छा नदीम, मैं एक चीज़ जो मैं बार बार पूछता हूँ और इसका कभी सवाल नहीं मिलता, वक्त कम है, मुख्तसर जवाब दे दें, मलाला में कौन सा ऐसा गुण है कि वो कुछ भी कर ले, हाँ सांस ले ले, एक बात कर ले तो आधा पाकिस्तान आग बगोला हो जाता है? ये मतलब ये क्या जादू है आपकी नज़र में, क्या है इसके पीछे? इस पे दो हैं, मैं जल्दी से इसको रैप अप करूंगा। आई थिंक पहली बात तो ये, किसी ने आई डोंट नो कहाँ लिखा था, किसी आर्टिकल में शायद लिखा था, मैं रीसेंट पढ़ा था, अनफॉर्चुनेटली मुझे जिसने आर्टिकल लिखा था नाम भूल गया, मैं बोला था कि खुदा ना खास्ता अगर मलाला बचती नहीं तो शायद वो इतनी बदनाम नहीं होती, नंबर एक, और शायद हीरोइन बन जाती। दूसरी बात ये है कि ये इस पे स्टडीज की गई हैं, स्पेशली आजकल करी जा रही हैं, कि फेक न्यूज़ ऐसे क्यों ट्रिगर कर देता है, लोग बिलीव क्यों करने लग जाते हैं। तो मतलब वो उन्होंने केसेस पढ़े, तो उन्होंने जिस सोसाइटी में अनसर्टनिटी हो, जिस सोसाइटी में पैरानोया हो, जिस सोसाइटी में इस तरह की पोलराइजेशन हो, वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वो फेक चीज़ें बिलीव कर लेते हैं एंड इवेंचुअली टारगेट्स डेवलप कर लेते हैं ताकि वो अपनी फेलियर्स के जिम्मेदार किसी और को ठहराएं, चाहे वो कोई रिलीजियस कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई ऐसा इंडिविजुअल हो। और तीसरी बात ब्रीफली, आई थिंक a lot of people, जैसे मैंने एक और इंटरव्यू में भी थोड़े दिन पहले कहा, मलाला was considered to be someone who came from lower middle class household। तो अगर आप नोटिस करें, मलाला के ऊपर अटैक सिर्फ आपको राइट से नहीं, पर सो कॉल्ड लाइफस्टाइल लिबरल से भी आता है, लाइफस्टाइल लिबरल से आता है, बिकॉज दे कैन नॉट इमेजिन हाउ कैन अ लिटिल गर्ल जो एक घर पे छोटे से घर पे बैठ के एक गवर्नमेंट स्कूल में बाद में आपको वोग के कवर पे आ गई और उसको नोबेल प्राइज मिल गया, ये तो हमें मिलना चाहिए। आई थिंक इट्स दैट मतलब मेरे दुबई के इंस्टाग्राम की सेल्फी पे तो मुझे सिर्फ 20 लाइक्स मिली, ये कुछ भी कहती थी, इसको 2000 मिलते हैं, ये कौन सा है? हर आदमी अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए पंचिंग बैग बना रहा है, यही है बेसिकली वही। थैंक यू वेरी मच नदीम। ऐसा है ना कि यार मैं लूजर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं लूजर हूँ, मैं लूजर हूँ क्योंकि मलाला है, मैं लूजर हूँ क्योंकि तुम विनर हो, क्योंकि तुम विनर। हाँ, इनफैक्ट वहां तक भी नहीं पहुंचते वो, तो बस मलाला। अगर ये फिक्रा तुम्हें पसंद लगा तो अब मैं प्रोग्राम वाइंड अप कर दो।